इस सेशन में मेरे साथ मंचस्थ प्रोफेसर सुनील कुमार, आदरणीय गुरु प्रसाद पासवान जी, मुकुल जी, यहाँ हमारे सामने जिनके कई कार्यक्रमों में दिल्ली वगैरह में मैं गया हूँ, विनय सहस्रबुद्धे जी, और इंटेलेक्चुअली मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली में तो कई कार्यक्रम में मैं खुद ही शरीक हुआ हूँ। तो ये कार्यक्रम उसी कड़ी में एक नई कड़ी है। अब मुकुल जी ने टाइम लिमिट तय कर दिया है, टाइम कांस्टेंट की वजह से, तो चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जब आप डेवलपमेंट के डिलीवरी की बात करते हैं, चूंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है डेवलपमेंट डिलीवरी, नॉर्मली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसकी डिलीवरी की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ एक नई सोच है कि डेवलपमेंट को कैसे डिलीवर किया जाए, लास्ट माइल डिलीवरी जिसकी बात हम करते हैं, अब हम उस पे फोकस कर रहे हैं, केवल योजनाएं बनाने में काम नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरली चूंकि टाइम कांस्टेंट है, तो मैं अपनी जो डिलीवरी है स्पीच की, उसको उसी हिसाब से रीओरिएंट करते हुए थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। और चूंकि अभी प्रोफेसर साहब ने, सुनील जी ने काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर किया, तो मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं मोटी मोटी बातें केवल करूंगा, क्योंकि कम समय में मुझे बोलना है। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैं कई बार बिहार को विशेष रूप से, मैं देश पे तो बाद में आऊंगा, केवल जिक्र करूंगा, लेकिन जब मैं बिहार की बात करता हूं, तो मैं अपने आप को बिहार का एक प्रतिनिधि पाता हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल मेरे बीच में और बिहार के बीच में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं 70s में जब मैं दरभंगा में पढ़ता था, और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 35 किलोमीटर दूर अपने गांव जाता था, तो मुझे लगभग 12 घंटे लगते थे। बस में पहले से रिजर्वेशन, फिर बस में जाना, रात को कहीं एक गांव में रुकना, फिर बैलगाड़ी बुलाना, रात को बैलगाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी से जाना, तो 12 घंटे 36 किलोमीटर में। जब मैं बड़ा हुआ, पटना साइंस कॉलेज में आया, तो मैं न्यूटन हाउस में रहता था। तो मैं दरभंगा से, ये 80s की बात है, तो मैं पहले 70s का मैंने आपको बताया कि 36 किलोमीटर 12 घंटे। जब मैं दरभंगा से पटना साइंस कॉलेज पढ़ने आता था, तो मैं अपने घर से निकलता था, तो पहले रेलवे स्टेशन रिक्शा से जाता था, वहाँ पहलेजा घाट एक ट्रेन हुआ करती थी, जो उधर के हैं उनको पता होगा। फिर पहलेजा घाट ट्रेन 9 बजे वहाँ से रात को चलती थी, और दूसरे दिन 2 बजे यहाँ पहुँचती थी पहलेजा, दरभंगा से चल के। वहाँ पे फिर स्टीमर का इंतजाम करना पड़ता था। कई बार यहाँ पहुँचते पहुँचते साइंस कॉलेज हमें 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते थे। तो 24 से 36 घंटे केवल दरभंगा से पटना पहुँचने में। ये हालत थी कि मेरे गांव में एक बार बारात आई हुई थी, तो वहाँ जब सभी ऐसे ही बिल्कुल कुछ था ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही नहीं थी, तो जब वहाँ बारात में लोगों ने कहा कि आपके गांव में ना तो सड़कें हैं, ना पोस्ट ऑफिस है, ना कुछ है, ना कोई डेवलपमेंट है, तो मेरे एक भाई साहब से उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे गाँव के ऊपर से हवाई जहाज़ जरूर जाता है, तो वो मेरे गाँव के ऊपर से जाता है। तब हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि वही हवाई जहाज हमारे घर के बगल में दरभंगा में आ जाएगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड, कभी जो हमने नहीं सोचा था, वो सब चीजें वहां हुई। और फिर एक दूसरा मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं कि जब 90 के बाद मैं पुलिस सेवा में आ गया, भारतीय पुलिस सेवा IPS में, और जैसे माइग्रेशन होता है, तो मैं ऐसे माइग्रेशन मजदूर बन के तो नहीं गया, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा में यहां से मध्य प्रदेश चला गया। अचानक बीच में कई इधर उधर करने के बाद मैं DIG कुंभ में भी था, उज्जैन में, ये सब SPs रहने के बाद अचानक एक मेरे पास ऑप्शन आया कि या तो मैं बिहार रहूं या CBI में दिल्ली रहूं। तो मैंने बिहार का ऑप्शन दिया, और SSB उस समय नेपाल बॉर्डर पे एक फोर्स थी जिसकी पूरी स्थापना करने का मुझे मौका, अवसर मिला। मैं 4-5 साल करीब बिहार में, मुजफ्फरपुर और पटना DIG रहा। अब 2005 का चुनाव, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। 2005 के चुनाव को अगर आप याद करें, तो दोनों चुनावों में मैं नोडल अफसर था पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और मैंने वो चुनाव कराए। जो हमारी पोजीशन थी, मुझे याद है सड़कों की क्या हालत थी उस समय। ये हालत थी कि मैं सिक्योरिटी पे भी बाद में आऊँगा, लेकिन 2005 में, और 2005 के चुनाव के बाद जब सरकार बनी और नीतीश कुमार जी मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था। तब हमें लगा कि ये एकेडमिक वाक्य है केवल। जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो उन्होंने केवल सुशासन 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 कहा। लेकिन एक बदलाव जो 2005 के बाद सडनली आया, और जो चेंजेज आए,
वो मैंने मुजफ्फरपुर से देखा कि मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच जो क्वाड्रिलेटरल सड़कें बन रही हैं, अचानक सभी जगह धूल उड़ रही है। अब धूल इसलिए नहीं उड़ रही है क्योंकि सड़कें नहीं हैं, अब धूल इसलिए उड़ रही है क्योंकि सड़कें बन रही हैं। तो ये दोनों में एक बहुत जबरदस्त फर्क आ गया। तो मैं पूरे बिहार को, अगर आप थोड़ा सा डेवलपमेंट पे आने से पहले अगर हम उसको देखें, उसके भूमिका में जाएं, तो तीन बेसिकली ब्रॉडली तीन भाग में बांटा जा सकता है। एक है 1990 तक, एक 1990 से लेकर के 2005 तक, और उसके बाद 2005 से अभी तक, जो बीच में 2015 से जो पिछला एक दशक रहा है, वो चूंकि हम लोग अभी उसका जिक्र ज्यादा कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आंकड़ों में, जैसा कि मैंने जब इन्होंने कहा तो मैं आंकड़े को बिल्कुल ही सबको छोड़ देता हूं, मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं आपको केवल ये बताऊं कि अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहूंगा। जब मैं डीआईजी था तो वो 2-3 घटनाएं हुई थी। सबसे पहले मैं सुरक्षा पे आ जाता हूं। उस समय एक शिवहर में माओइस्ट अटैक हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उन्होंने कई जगह पे उसके आसपास अटैक किया था और वहां से नेपाल बॉर्डर तक चले गए। उसी समय जहानाबाद में अटैक हुआ जेल में, मैं वहां मुजफ्फरपुर से भागा भागा जहानाबाद पहुंचा था, और मुझे याद है उस समय ऐसा लग रहा था कि एक रेड कॉरिडोर नेपाल से लेकर के श्रीलंका तक उनकी घोषणाएं थी उस समय, कि जो सीपीआई माओइस्ट जो बाद में कहला, उस समय एमसीसीआई पीडब्ल्यूजी छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। और जब मैं वाल्मीकि नगर में डीआईजी के बतौर जब हम लोगों ने जंगल की सर्चिंग करी तो जमीन के अंदर से मुझे इतने लिटरेचर मिले, इतने आईईडी की चीजें मिली, इतने दूसरी चीजें मिली वहां पे। और जब मैंने उनका ट्रेनिंग सेंटर देखा तो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से आर्मी या पुलिस पैटर्न पे उनकी ट्रेनिंग की जा रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि सीतामढ़ी में वो दस्तक दे रहे हैं, मधुबनी में दस्तक दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी। एक बड़ा अच्छा शेर था उस समय 2005 में, जब मेरे दिमाग में बार बार चीजें आती थी कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो वही प्रशासन, वही व्यवस्था, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही ब्यूरोक्रेसी, केवल नजरिया बदला, नेतृत्व बदला और चीजें बदलने लगी। हमने उन सबको देखा है। हमने 2005 के बाद, केवल मैं 2007 के आसपास जब अभयानंद जी उस समय एडीजी हेडक्वार्टर थे, मैं उनके पास बैठता था, तो उन्होंने एक बार चर्चा में कहा, जो नजरिया की मैं बात कर रहा हूं केवल, कि जब अगर आप देखें आर्म्स एक्ट का एक एग्जाम्पल, उस समय बाहुबलियों का समय था, आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग भी सब जगह जहां जाते थे बाहुबली। यद्यपि 2005 के चुनाव में सभी बाहुबलियों को एक मिस्टर राव थे, विजय राव, उनके साथ में केवल हेलीकॉप्टर में जगह जगह गया। तो एक आदमी ने सिस्टम को बहुत बदला, चुनाव बिल्कुल पारदर्शी हो गया, व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हो गई थी। तो जब मैं अभयानंद जी के पास बैठा था तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आर्म्स एक्ट में हमारे पास 6000 केसेज या उससे भी ज्यादा केसेज उस समय पेंडिंग थे। तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, उन्हें कहा केवल चालान करने के लिए हमें 2 विटनेसेस की और बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं है। हम केवल जब्त किया, जो हमारा पुलिस अफसर है उनका हमने बयान करा दिया और उसमें सजाएं मिली, और अगले 3-4 महीनों में एक अभियान चला गया बिहार में, और आर्म्स एक्ट के तहत इतनी जबरदस्त कार्रवाई हुई कि जितने अपराधी थे वो अपने आप भागने लगे, क्योंकि सबके सब किसी न किसी के खिलाफ कहीं ना कहीं आर्म्स एक्ट के मुकदमे कायम थे। तो स्टैट्यूट बुक पे वही चीजें हैं, हमें केवल उसको इंप्लीमेंट करने की, डिलीवरी करने की आवश्यकता है। और मैं केवल यहाँ ये बिहार में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मध्य प्रदेश में भी और बाकी जगहों पे भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिलीवरी सिस्टम है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली, यद्यपि मैं बहुत ज्यादा स्कीम्स पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन 2015 से जो परिवर्तन आया मैं उसका ब्रीफली केवल बताना चाहूंगा। जब हम लोग 2014 में, उस समय मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ विजिलेंस अफसर था, तो अचानक हमें बताया गया कि 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान शुरू करनी है, और हम लोग सभी ऑफिसर्स में हमने झाड़ू लगाने शुरू कर दिए। स्वच्छता से शुरुआत हुई। बाद में अब मैं जब देखता हूं 2025 में, जब 10 साल हो गए, तो जितनी स्कीम्स आई, चूंकि कई सारी स्कीम में मैंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, जब मैं वहां दिल्ली में भी था, तब आप देखो कितने सिस्टमेटिकली, पता नहीं इस नजरिए से आपने इसको देखा कि नहीं देखा। 2014 में शुरू होता है स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे और पीएम जनधन योजना, जो बेसिक चीजें हैं, जो आपने पहले स्वच्छ किया, पहले आपने जनधन किया, अकाउंट्स खुलवाए और गंगा की शुरुआत हुई थी। 2015 में बदल जाता है, अब डिजिटल इंडिया, पीएम कौशल विकास योजनाएं, ये सब आने लगी, स्मार्ट सिटी आ गया, मुद्रा योजना आ गई और आवास योजना आ गई,
जब आपने बेसिक कर दिया, स्वच्छता पे लोगों का ध्यान कर दिया, तो आपको अब छत की और घर की आवश्यकता है, वो आपने शुरू कर दिया। 2016 तक अब टेक्नोलॉजी पे आप आ गए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उड़ान, ये सब सारे स्कीम्स आ गए। 2017 में सौभाग्य और खेलो इंडिया, तो एक सिस्टमेटिकली, और 2018 में आयुष्मान और समग्र शिक्षा। ये अगर आप इसका पैटर्न देखें तो एक अपने यहाँ एक श्लोक है, शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघनम शनय विद्या शनय वितम पंचेतानी शनय शनय। जब आप सबसे पहले शुरुआत जब करते हैं तो रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, एक रास्ता दिखता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और मेहनत करने लगते हैं, तो कंथा और पर्वत लंघनम मतलब स्वास्थ्य, शनय विद्या मतलब शिक्षा, तो ये सब सारी चीजें हो जाती है। तब सबसे अंत में शनय वित्तम मतलब जो वित्त है, फाइनेंस है, वो उसके बाद आता है। तो ये पांचवा जो है, अब हम लोग उस स्टेज में आते जा रहे हैं, जबकि अब 5वें नंबर पे हमें डेवलपमेंट की बातें अब हम लोग कर रहे हैं। मैं केवल कुछ चीजें बताऊंगा और बिहार से उसका क्या कनेक्ट है ये मैं बताऊंगा कि 1947 वगैरह हम छोड़ दें, 1947 में 20 यूनिवर्सिटीज थी, आज की डेट में 1168 यूनिवर्सिटीज हैं। उस समय अगर आप देखें तो प्रतिदिन एक आईटीआई खुल रहा है। ये केवल आंकड़े इसलिए है, थोड़ा बहुत मैं टच कर रहा हूं ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके कि हम कहां हैं। नए कॉलेज सेकेंड डे खुल रहे हैं, हर दिन एक आईटीआई खुल रहा है, हर सेकेंड डे एक कॉलेज खुल रहा है, एक अटल थिंकिंग लैब हर तीसरे दिन खुल रहा है, हर वीक में एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। आईआईटी और आईएम अब एक साल में खुल रहा है। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेकेंड है पूरे हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम में। तो ये कॉन्फिडेंस जब आप ग्रेजुअली बढ़ते हैं और एक समग्र आपकी सोच होती है, उसके बाद ऐसे ही अगर आप देखें डिजिटल टेक्नोलॉजी तो 120 करोड़ मोबाइल फोन्स यूजर्स हैं जो ट्राई के अनुसार, और 88 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जब डेवलपमेंट होता है तो आप पहले जब एयरपोर्ट पे सीधे आप प्लेन नहीं उड़ा देते हो, पहले आप एयर स्ट्रिप बनाते हो, पहले जमीन तलाशते हो, रास्ते बनाते हो, फिर एयर स्ट्रिप बनाते हैं, उस पर दौड़ते हैं, तब टेक ऑफ करता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले वो अगर आपको हो जाए, आपके पास बेस हो जाए, फाउंडेशन हो जाए, तब आप उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 है। तो ये सब चीजें मैं बहुत आंकड़ों में ना जाते हुए सीधा इसमें आऊंगा कि केवल जो बेस है, चूंकि आपने टूरिज्म और इन सब की बात की, मैं केवल ब्रीफली एजुकेशन की बात कहूंगा कि इंडिया आज रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस के द्वारा थर्ड है रिसर्च पब्लिकेशन में, फोर्थ है पीएचडी होल्डर्स में, 16,968 साइंस और इंजीनियरिंग में पीएचडी होल्डर्स, सिक्स्थ इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पैटेंट फाइलिंग एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनोवेशन की बात कर रहे हो, पैटेंट की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ये सब बातें केवल हम लोग नकल कर रहे थे। तो ये जो माइंडसेट में चेंज आया है, नेशनल माइंडसेट में चेंज आया, बिहार के माइंडसेट में चेंज आया, उसको समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अभी अगर मैं केवल बिहार पे कुछ दो चार चीजें बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, तो उसमें ना जाते हुए मैंने केवल सिक्योरिटी की बातें करी देश के भी, और मैंने बाकी जगहों पे भी देखा है। बिहार में अभी मैं जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी था मध्य प्रदेश में, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब मैं देख रहा था कि वहाँ पे कुछ नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की स्कीम्स आई, और उसमें जो बिहार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उनसे लगातार मैं बात करता था। यहाँ उन्होंने कई चीजें शुरुआत कर दी थी जो देश के दूसरे जगहों पे नहीं हो रहा था। यहाँ 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, जो यहाँ पे शुरुआत हुई, वो दूसरी जगह नहीं था। यहाँ जब 108 की शुरुआत हुई तो मुझे पता है कि जब यहाँ के टेंडर्स हुए, तो जब मैं वहाँ टेंडर कर रहा था तो यहाँ के टेंडर को मैंने लिया था कॉपी करना। ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है कि मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ और बिहार को तलाश कर रहा हूँ कि वहाँ आपके 112 का टेंडर, यहाँ के इसका 108 का, या फिर सीसीटीवी जो थानों में लगाए गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाने हैं, तो ये सब शो कर रहा था। तब मुझे आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि कैसे बिहार में ये सब चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं। तो यही जो डिलीवरी सिस्टम की बात की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज किसी ने मुझे बताया कि जब 2014 में केवल
12 किलोमीटर पर डे सड़क बन रहा था, आज के डेट में वो 30 से ऊपर 32-34 किलोमीटर पर डे बन रहा है। और मैं चूंकि ट्रांसपोर्ट में था तो कई बार जब दिल्ली में मेरी मीटिंग होती थी तो मैंने एक सोच में, एक कैसे आप भविष्य को देखते हो, कैसे तेजी से जो परिवर्तन हो रहा है, जो विजन है, और जो विजन केवल इंप्लीमेंट करने का विजन है, उसमें आप परिवर्तन बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा था। और वही परिवर्तन मुझे यहाँ, चाहे वो 2015 में जो 7 निश्चय जो स्टार्ट किए गए थे, 2020 में जो उसका सेकेंड पार्ट निश्चय हुआ, जिसमें आप हर छोटी छोटी चीज़ों को, घर में नल जल योजनाएं, घर में नाली, घर में बिजली, घर में सब कुछ, तो आपने जो आधारभूत आपकी संरचना है उसके ऊपर आपने ध्यान दिया। और वही नतीजा है कि आज जब वो मखाना बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, या 26,000 करोड़ जो इस बजट में दिया गया उसकी बातें आप कर रहे हैं, या जो बिहार में अभी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में 1 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट की बातें आई, जब वो इंडस्ट्रीज सभी आ रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वो आने की है, तो एक शुरुआत हुई है। चूंकि अब बाकी सभी क्षेत्रों में लगभग काम काफी हद तक दूसरे स्टेट्स की तुलना में हुआ है, केवल एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है। यहां मैं कई बार जरूर मुझे परेशानी हो जाती है, जो बिहार में जो सबसे बड़ा इशू है उस पर मैं थोड़ा सा केवल बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा आपसे 2-3 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा ले लूं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि जब बिहार में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास मैन पावर रिसोर्स, सभी जानते हैं कि बिहार में जो मैन पावर रिसोर्सेज है आज के देश में, मैं कल केवल गूगल कर रहा था तो 21 जो वर्ल्ड के अमेरिका में या बाकी जगहों पे जो बिलियन कंपनी हैं उसमें से 80-70% जो है उसमें 21 या 22 में जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं, और उसमें से कई बिहार के भी हैं। मैं जब दिल्ली की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे मुझे स्टार्टअप्स पता हैं जो करोड़ों में चले गया, जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, दूसरी जगहों पे हैं, जो कहीं ना कहीं उसके बिहार के जो है वो फाउंडर हैं उसके, उन्होंने वहाँ पे करी। तो यहाँ पे आखिर क्यों नहीं हो पाता है? तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम कहीं ना कहीं हमारे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो लगता है कि हम डेवलपमेंट 2005 में था, एक बार बिहार यूनिवर्सिटी जो बिहार यूनिवर्सिटी थी उसमें एक कार्यक्रम रखा गया था, तो सब यही कह रहे थे कि बिहारी बाय नेचर लगता है कि गति के विरोधी हैं, हर जगह फच्चर लगा देते हैं, जहां मूवमेंट हो, जहां गति हो, जहां वो हो उस पर रोक देते हैं। तो उसी को चेक करने की आवश्यकता थी, और ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। जो समय स्टेटमेंट आए थे कि सड़कों की क्या जरूरत है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। अभी मैं एक किन्हीं का स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने जब बहुत सारी सड़कें देखी तो उन्होंने कह दिया कि ये सड़कों तो इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो वो पानी का एक्सप्लॉयटेशन यहां से करें। तो मैं मान गया कि ये भी हो सकता है, ऐसी सोच की नहीं। और किसी ने कह दिया कि ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन इसलिए दी जा रही है ताकि यहां से मजदूर जा सकें। तो भाई वो ट्रेन वापस भी तो आती है, वहां से फंड्स लेकर के भी तो आती है। बाकी चीजें मुझे पता है कि 90s के दशक में मनी ऑर्डर इकोनॉमी की बात की जा रही थी, तो वो भी आते हैं। तो डेवलपमेंट होगा जब कनेक्टिविटी होगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये सारी चीजें आज यहाँ पे हो रही हैं। तो चूंकि मेरे पास चिट आ चुका है तो मैं अपने आप को यहीं रोक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी में है और बहुत ही पॉपुलर ऑथर और कॉलमनिस्ट है। हम सब इनको टीवी पर सुनते देखते रहे हैं और आज हम सामने से उनके व्यूज़ को सुनेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं गुरु जी का। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मंच पे उपस्थित अभी जिनका ओजस्वी पूर्ण उद्बोधन हमने सुना, ऐसे सीनियर ऑफिसर झा जी, और उनसे पूर्व में एक बहुत ही डिटेल्ड और डेटा ड्रिवन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय तक बिहार में हमारे नेता हुए वो कहते थे कि डाटा जरूरी नहीं है, आटा जरूरी है। हम बताना चाहते हैं जितना जरूरी आटा है आज की तारीख में डाटा भी उतना ही जरूरी है। तो एक प्रकार से इस मानसिकता को लंबे समय तक मेरा मानना है कि डेवलपमेंट को लेके कंसेंसस नहीं बना था बिहार में, और मैं आभार प्रकट करता हूं कि रामभाऊ महालगी प्रबोधनी और CIMP ने साथ मिलकर के ऐसा सोचा कि बिहार में भी एक कंसेंसस बने डेवलपमेंट के प्रति। अभी सुबह हम लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना और जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, यहाँ ऑनरेबल वाइस चांसलर पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजय जी, सम्मानित वाइस चांसलर्स
प्रोफेसर्स कृष्णकांत ओझा जी, डीएन झा जी और तमाम मित्र यहां उपस्थित हैं और सुबह से बड़ा ही सकारात्मक वातावरण हम यहां देख रहे हैं। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन देयर वाज नो कंसेंसस और कॉन्वर्सेशन ऑन डेवलपमेंट इन बिहार। मेरा जन्म यहां हुआ, मेरी पढ़ाई यहां हुई, लेकिन उसके बावजूद कभी अखबार में गलती से कुछ दिख जाए कि विकास को लेकर के कोई विमर्श हो रहा है। और हम लोग तो उस दौर में बड़े हुए, हमारी शिक्षा हुई जब डेवलपमेंट शब्द यहां पॉलिटिकल विमर्श से गायब ही था। लोगों का मानना था कि भाई आप वोट बैंक बनाइए, और वोट बैंक एक बार आपका बन गया तो डेवलपमेंट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट दैट अ एंटायर जेनरेशन, एक पूरी पीढ़ी जो बिहार वासियों की थी, वो उस विमर्श से वंचित रही। मुझे आज भी स्मरण आता है कि जब हम लोग दिल्ली से पटना की ओर आते थे तो जैसे ही मुगल सराय क्रॉस किया तो भाई कहा गया कि भाई ट्रेन के सारे आप लाइट ऑफ कर लीजिए, डकैती हो जाएगी, डाकू आ जाएंगे, हटिया पटना से आप रांची जाइए। तब भी ऐसी ही बातें होती थी। एक मैं संस्मरण देख रहा था ट्रेन के संदर्भ में, मुझे याद आया बिहार के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हुए पीके हल्दर जी। पीके हल्दर जी एक 1980 का संस्मरण बताते हैं, बहुत पुराना नहीं है, 1980। उनको झंझारपुर एक जिला है वहां का प्रभार मिलता है और उनको कलकत्ता से झंझारपुर आना होता है। तो अपने संस्मरण में वो लिखते हैं कि मैं कलकत्ता से पटना भारतीय रेल के ट्रैक में ब्रॉड गेज से आया, फिर मैं गंगा जी से उस पार गया और पहलेजा का, जिसका जिक्र अभी झाजी भी कर रहे थे, तो पहलेजा से दरभंगा वो मीटर गेज पे गए और दरभंगा से झंझारपुर वो नैरो गेज पे गए। 1980 की बात है साथियों, 1980 की बहुत पुरानी बात नहीं है। इवन इन 1980 ऑल 3 गेजेस वर देयर इन पटना। और आज ये कहते हुए बहुत गर्व और सम्मान की अनुभूति होती है जब इतने सारे वंदे भारत, नमो भारत का नेटवर्क का जाल बिहार में बिछ चुका है। ये बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है साथियों। यहां से रांची जाना हो, यहां से देवघर जाना हो, यहां से बनारस जाना हो, हमसे पुरानी पीढ़ी ने बहुत देखा है, घंटों लग जाते थे। आप ये सोचिए कि आज के शब्दावली में कितने मैन आवर्स बर्बाद हो गए। द नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्चुअली वेस्टेड इन दिस डायरेक्शन, कि नहीं सुबह सोचे पूरे दिन का इन्वेस्टमेंट है पटना से दरभंगा जाना, पूरा पूरा दिन लग जाता था। तो आज कम से कम हमारे जेनरेशन को, हमारी पीढ़ी के जितने यंगस्टर्स हो, उनको इस बात का इल्म होना चाहिए। वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट आवर प्रीवियस जेनरेशन हैव सीन। ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। जब 1990 से लेकर के 2005 तक, और मैं तो 1990 के पहले भी जाता हूं, आई एम सरप्राइज्ड आज यहां पे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की बात नहीं हुई। बिहार लंबे समय तक वंचित रहा है, उसके पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारण के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था जो 1993 तक था। Until 1993 we had the 40% of mineral resources of the country। 40% खनिजों की संपदा बिहार के पास थी, लेकिन तब की सरकारों ने 1952 में यह निर्णय लिया, 1952 में, कि नहीं भाई ये समानता होनी चाहिए, जो मिनरल जिस रेट में जहां उपलब्ध है उसी रेट में उपलब्ध हो, असमानता ना हो। तो उसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी, एंड आई रिक्वेस्ट समवन शुड डू अ पेपर ऑन दिस, the negative impact of freight equalization policy on the economy of Bihar for a very long time। वो 40% खनिज संपदा होने के बावजूद कोई दृष्टि हमने नहीं विकसित की, और उसके बाद का काल जिसमें हम सब बड़े हुए, हम सबने देखा है कोई विमर्श नहीं। डेटा को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के बिल्कुल बैक बर्नर पे रहा। मैं तो अभी भी कहता हूं, जो पुरानी पीढ़ी ने देखा है हमने नहीं देखा है। एनुअल ग्रोथ रेट 90 से लेकर के 2005 तक, फ्रॉम 90 टू 2005 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ आवर इकोनॉमी वाज 1%। ये आप चेक कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा पेपर है, पॉलिसी ऑफ स्टेट इनकैपेसिटी, स्टेट कैसे इनकैपेसिटेट हो जाता है।
तो पॉलिसी ऑफ स्टेट इन कैपेसिटी में एक उदाहरण दिया जाता था बिहार का, फ्रॉम 90 टू 2005। और मैं यहां पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि 90 से लेकर के 2005 भारत के लिए ग्रोथ की दृष्टि से एक गोल्डन एरा था। जब पूरा देश ग्रो कर रहा था, हम 1% का हमारा रेट था, और कई बार नेगेटिव था, और कई बार 1% से कम था। एंड फ्रॉम 2005 दिस इज व्हाट हैपेंस। सबसे ज्यादा इसका विक्टिम कौन बनता है? व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट इज नॉट इन द डिस्कोर्स ऑफ द स्टेट। आज भी समहाउ हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अभी सर ने बहुत अच्छा और सुबह से बहुत अच्छे ऐसे यहां पे प्रेजेंटेशंस हुए हैं। मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, प्रति ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की बात हो, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की बात हो, आज कम से कम इस पे विमर्श खड़ा हो रहा है। एज एन एकेडमिक आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी having a discussion on this, and I'm thankful again that the entire discourse, it is missing, and a large part of blame is on the political class as well. राजनेताओं के हिस्से में भी इसका बहुत बड़ा दोष जाता है कि हम लोगों ने इसको अपने मुद्दों में नहीं रखा है। But we have to remember that pre-2005 वो जो 15 वर्ष का कार्यकाल था, without targeting government I am saying, and all of us have seen that, हम सब ने उसको महसूस किया है। 59 से ज्यादा नरसंहार, 600 से ज्यादा हत्याएं। कोई इंडस्ट्री कैसे आके इन्वेस्ट करेगा? पहले तो वैसे ही फ्रेट इक्वलाइजेशन का कारण। आप देखिए बिहार में जो भी इंडस्ट्रीज लगे हैं वो आजादी के बाद कितने लगे हैं? जो लगा पुराना टाटा का लगा जमशेदपुर में, पूर्व में ही लगा। तो लंबे समय तक फ्रेट इक्वलाइजेशन और उसके बाद मिस गवर्नेंस और मिसरूल has been the biggest reasons। आज बिहार के लोग बिहार के बाहर जाकर के अति उत्तम करते हैं। अभी मैं देख रहा था अमेरिका के न्यू जर्सी में एक बहुत अच्छा संगठन है, उसका नाम है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी सर ने भी जिक्र किया, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहारी डायस्पोरा। जो बिहार के लोग न्यूयॉर्क में, अमेरिका में अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, उन्होंने, उनके संगठन के 50 वर्ष हुए तो बड़ा कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इवन दे आर लुकिंग एट बिहार विद अ रे ऑफ होप। आज वो भी एक उम्मीद की दृष्टि से बिहार की तरफ देख रहे हैं। हमारा क्या दायित्व है ऐसे में? एज एकेडमिक सिटीजनरी, एज पॉलिटिकल सिटीजनरी, एज एन एक्टिव सिटीजनरी, व्हाट इज आवर ड्यूटी एंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट अंडरस्टैंड। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक बिहार हैज प्रेजेंटेड अ वेरी यूनिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। पिछले 15 वर्षों में हमने दिखाया है कि हम विकास भी और न्याय भी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैज कैटेगोरिकली सेड दैट वी कैन डेवलप विथ द टर्म्स ऑफ जस्टिस एज वेल। विकास के साथ न्याय, ये मॉडल बिहार ने पूरे देश को दिखाने का काम किया है साथियों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट ओनली इन दिस गवर्नमेंट, प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द 1977 गवर्नमेंट, जब 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब भी विकास का इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, हाउ डू वी इवनली डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ विकास होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ये एक पक्ष है, लेकिन उस इकोनॉमिक ग्रोथ का विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, दिस मॉडल ऑल्सो बिहार हैज शोन अस। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, जो मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशन ने 26% का फॉर्मूला दिया था, 12-8-3-3, 12-8-3-3 में उन्होंने कहा कि भाई 12 ओबीसी, 8 ईबीसी, 3 गरीब सवर्ण और 3 महिलाएं जो सभी वर्ग की हो। दिस मॉडल हैज बीन नेशनली अडॉप्टेड नाउ। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू रियलाइज दिस। बहुत लंबा समय हमारे पास नहीं है कि हम बहुत पूर्व में जाएं। वी आर अ लैंड ऑफ थॉट लीडरशिप, हमने विचार का नेतृत्व किया है। वी आर अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप, हमने अध्यात्म का नेतृत्व किया है। बौद्ध धर्म यहां, जैन धर्म यहां। मुझे और मेरी पीढ़ी को लगता है कि चलिए उसका एक महत्व है निश्चित रूप से, लेकिन आगे का क्या अप्रोच है? व्हाट इज द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच? व्हाट आर यू ऑफरिंग? फॉर इंस्टेंस, हम देखते हैं कि आजकल बैटरी के उपयोग में वो आता है रेयर अर्थ मटेरियल। वो रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत ज्यादा यहां रिसोर्स मिला है जमुई के आसपास के क्षेत्रों में। So what is the vision of our policy makers when it comes to taking the leverage of rare earth material?
हमारा क्या विजन है उसका, हमारा फॉरवर्ड लुकिंग विजन क्या है कि उस दृष्टि से कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसका भी लूटपाट हो जाए. सो वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर, सबको साथ आकर के डेवलपमेंट पे ये विमर्श करना होगा. सुबह बहुत अच्छा मंत्री जी ने कहा कि एक पृष्ठभूमि रखी जा चुकी है. अब चिंता इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की उतनी नहीं है, अब चिंता आईएमआर की, एमएमआर की उतनी नहीं है. उसकी चिंता हो चुकी है बहुत हद तक. पटना से बिहार के किसी भी कोने में 4 से 5 घंटे तक जाकर के आप सेम डे वापस आ सकते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट विजन, नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट प्रोग्रेस क्या है, एआई के उदय में बिहार की क्या भूमिका है with the model of development and justice? What is our forward looking measure? I think this should be our question. बहुत अच्छा आंकड़ा मैंने देखा आज, that we speak of बिहार. बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है. हमारे यहां जनसंख्या है, ये जनसंख्या बता रहे कि 2025 तक 15 करोड़ को भी पार कर जाएगी, 2030 तक. In the next 5 years we will be crossing 15 crore marks. If we have a demographic dividend, are we in a position to give a positive direction to that demographic dividend? क्या हम उसको दिशा दे पाएंगे, ये हमें सोचने की आवश्यकता है. सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि अति गरीबी की जो संख्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसका जिक्र सुबह भी हुआ, वो 29% से 4% तक आया है. और इसको वर्ल्ड बैंक ने भी स्वीकार किया है. सुबह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन में ऑब्जर्वेशन आया आनंद जी का कि लगभग 4 करोड़ लोगों को, about 4 crore people have been uplifted from the clutches of poverty. ये 4 करोड़ संख्या छोटी नहीं है साथियों. आप ये सोचिए कि कम से कम जितनी जनसंख्या कनाडा देश की है, पूरे के पूरे जितने लोग कनाडा में रहते हैं, उसी संख्या में बिहार के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया है, तो पिछले 10 सालों में निकाला गया है. This is commendable, friends. And this is the reason that the conversations must change now. From IMR, MMR, मैं उसका महत्व कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन IMR, MMR, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर डे कितनी सड़कें बन रही हैं, दैट इज गिवन. बट इसके आगे क्या फॉर अस? कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मैं परसों ही अखबार में देख रहा था कि वो 4वीं शताब्दी का जो विश्वविद्यालय था उसको पुनर्जीवित किया गया है. और जो विश्वविद्यालय पिछले 5 साल पूर्व में मात्र 12 छात्रों से शुरू किया गया था, आज 1200 छात्र उस नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, और उसमें से 50% बाहर के छात्र हैं. सो वी हैव टू टेक रेस्पेक्ट, वी हैव टू टेक प्राइड. बिहारी होना अपमान ना बने, बिहारी होना अस्मिता, सम्मान और गर्व का विषय मिला है. मुझे लगता है हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए. हम सब बिहार के बाहर जाते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो चीजें परिवर्तित हुई हैं, वी हैव टू टेक अ नोट ऑफ इट, वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ इट. एंड आई थिंक आवर जनरेशन, द फ्यूचर जनरेशन, वी आर माइंडफुल ऑफ इट. हम पुराने नारों का सम्मान करते हैं, पुराने मुद्दों का सम्मान करते हैं, बट फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव विजन क्या है? एआई की बात होगी, वहां भी बिहार रहेगा. रेयर अर्थ मटेरियल की बात होगी, वहां भी बिहार रहेगा. एकेडमिक लीडरशिप, थॉट लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, हर प्रकार में लीडरशिप में बिहार के लोगों का एक सकारात्मक हस्तक्षेप कैसे रहे, हम सब उसके लिए परिपक्व हैं, सक्षम हैं और संवेदनशील हैं. इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आभार प्रकट करूंगा आयोजकों का कि आपने मुझे यहां बुलाया और कम समय में अपनी बातों को रखने का मौका दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद गुरुजी. समय की पाबंदी सिर्फ स्पीकर्स पे नहीं, हम सब पर है. तो इस सत्र में हम क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे. अगला सत्र 3:15 से शुरू होना है. तो अभी एक छोटा सा ब्रेक है. हम सब 3:15 में फिर से एकत्र होंगे अगले सत्र में. बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्र होने जा रहा है. हमारे साथ डॉक्टर अमित सुमन जी होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से. श्री नीतीश मिश्रा जी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बिहार के होंगे. श्री BVR सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग और डॉक्टर श्री हरिवंश नारायण सिंह डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा. सो बहुत ही अच्छा यह सत्र है. प्लीज़ 3:15 पे आप सभी अपने चेयर्स पे वापस आ जाएं. धन्यवाद. I may request Shri Nitish Mishra ji to join us on the बिहार खास करके मगध की इस पावन धरती पे मैं चाहूँगा कि आप श्री BV सुब्रमण्यम साहब जो CEO हैं नीति आयोग का, उनका भी तहे दिल से स्वागत करें. हमारे जो तीसरे वक्ता हैं सेशन के, वो बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, वाइस चेयरमैन राज्यसभा.
जब तक वो जुड़ते हैं तब तक मैं चाहूँगा कि हम इस सेशन को फॉर्मली यहाँ से विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत करें। ये सेशन का जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है और ये जो पूरा सेमिनार है, ये थीम कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाता है ऋग्वेद के उस फ्रेज से जो बात करता है आनो भरदा कृतो संतो विश्वतः, let the knowledge thought comes from everywhere, and I believe that the person who's behind this august gathering, I must tell you that I consider him as one of the leading lights, leading intellectual, lights of not only India but also globally, and his vision, his perception on the international relations and also culture, society and etc. Is being recognized everywhere. So I think we must also congratulate Shri Dr. Vinay Shastri Buddhe ji for having all of us here and also conceptualizing such a brilliant program and such a brilliant thought-provoking seminar. ये जो सेशन है ये विकसित भारत का जो हमारा सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें विकसित बिहार को हम किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में, एक महत्वपूर्ण सारथी के रूप में देखने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको कैसे हम आगे लेके जाने वाले हैं। इस सेशन में हमारे तीनों स्पीकर्स उसी थीम के इर्द गिर्द बात करते हुए नजर आएंगे। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम एंड ऑल्सो योर टाइम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट The first speaker, Shri Nitish Mishra ji, who needs no introduction, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहुत विद्वान वक्ता हैं। मैं चाहूँगा कि वो आए। इसके पहले जैसा कि मुझे पाठक जी ने बताया है कि जो एक औपचारिकता होती है वेलकम की, हम उसकी पुष्टि कर लें। तो नीतीश मिश्रा जी के वेलकम के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पाठक जी को कि वो आएँ और श्री नीतीश मिश्रा जी का तहे दिल से स्वागत करें और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर और साथ में एक शॉल देकर उनका स्वागत करें इस सेमिनार में। जोरदार तालियां बजती रहे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा संतोष गुप्ता जी से कि वो आएं और सुब्रमण्यम साहब का स्वागत करें। संतोष गुप्ता जी। इसके पहले कि मैं दोबारा से आमंत्रित करूं नीतीश मिश्रा जी का, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है हमारी भारत की, वो परंपरा क्या रही है कि हम जब भी कोई इस तरह का जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, इस तरह का आयोजन करते हैं तो वहाँ पे अतिथियों के लिए हमारे मन में अगाध सम्मान होता है और इस तरह के जो हमारा जो विद्वान वक्ता हैं उनको के ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए हमें थोड़ा सा एक संयम का परिचय भी देना होता है। बार बार हमारे आयोजक आपसे दरख्वास्त करें, उसके पहले मैं आपसे तहे दिल से दरख्वास्त करता हूं कि बीच में शांति बनाए रखें। सो मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री नीतीश मिश्रा जी को कि आएं और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सबों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। श्रद्धेय विनय शास्त्री बुद्धि जी, आपसे बहुत कुछ प्रेरणा भी लेते हैं और ख़ासतौर से लिखने पढ़ने की बहुत बार आपसे मिला हूँ। एक नई भूमिका में आज मिला हूँ आपसे, आपने ही उसका जिक्र अभी किया है और मेरा सौभाग्य रहा कि जब भी आपसे मिला कुछ ना कुछ नया ही सीखा हूँ। सुब्रमण्यम साहब और and all the guests, ladies and gentlemen, academicians and all those people who are concerned and interested and feel for the development of Bihar. I've been given 15 minutes time, I'll stick to it. मैं अभी सुब्रमण्यम साहब से यही बात कर रहा था कि इन्होंने कहा कि मुझे that you are the future and I am the future, he meant that the industries. And definitely it's not very long. मैं लगभग it's been about 15 months in my new profile as the Minister for Industries, Government of Bihar, and for about 11 months I was also looking after the tourism department. बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन को भी मैंने देखा है
because I was the part of the Honorable CM Nitish Kumar ji's first cabinet in 2005. और वहाँ से जो एक बिहार की नई जर्नी प्रारंभ हुई, न्यू जर्नी विच वी से एज न्याय के साथ विकास, उस यात्रा को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है. फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस को भी मैंने देखा है, महसूस भी किया है. और विभिन्न जिम्मेदारी जो मुझे मिली, चाहे वो गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री के तौर पर या आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री के तौर पर या एक लंबे समय तक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पर, और अभी जो मैं उद्योग मंत्री के तौर पर जो मैं काम कर रहा हूं, मैं प्रबोधिनी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो विषय रखा है, अब नहीं मालूम ऐसा ये संयोग हुआ है. मैं आज तक जितने भी इन्वेस्टर्स मीट में गया हूं, आई थिंक आई हैव अटेंडेड मोर देन अ डजन इन्वेस्टर्स मीट वेयर आई हैव रिप्रेजेंटेड बिहार एंड आई हैव स्ट्रांगली एडवोकेटेड बिहार कि आप आइए, बिहार में निवेश कीजिए. मैं इसी विषय को रखता था कि बिहार हैज द पोटेंशियल टू बिकम द मेजर ग्रोथ इंजन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और मैं ये मानता भी हूं कि बिहार की क्षमता है, और बिहार की क्षमता, मैं ये भी कहता हूं कि जिन राज्यों को संभवतः जहां पहुंचना था वो राज्य एक लेवल तक पहुंच चुके हैं. अब हमारी बारी है. और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047 का, और विशेष तौर से जो भारत सरकार के आप फोकस को देखेंगे जो पूर्वी क्षेत्र पर, या जो एक तरह से लक्ष्य पूर्वोदय या मिशन पूर्वोदय की आप बात करेंगे, हम लोग की भूमिका या बिहार की भूमिका बहुत बड़ी है. बहुत सारे डिसएडवांटेज भी रहे, बिहार ने बहुत सफ़र किया. आप सब लोग विद्युत जन हैं, आपको बहुत कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिस्टोरिकली ऑल्सो बिहार हैज सफर्ड अ लॉट. अगर आप फ्रेट इक्वलाइजेशन के दौर में चले जाएं 1950 के दशक से, फिर आप 90 के दशक पर आ जाएं, जहां पूरा जो हमारा वैश्वीकरण का जो युग शुरू हुआ, जो अर्थव्यवस्था का खुलना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं हम उससे पीछे छूटते चले गए. आई हैव ऑलवेज बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि बिहार इतना पीछे क्यों रहा, क्या रीजन रहा. मैंने नजदीक से उद्योग मंत्री के तौर पर मैंने देखा कि एक निवेशक अगर निवेश करने आता है तो उनकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्योंकि निवेशक तो वहीं जाएगा जहां पर उसको एक कंफर्ट है, या उसको एक सिक्योरिटी है, या उसको लगता है दैट ही विल हैव अ वाइबल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच दे आर मेकिंग. तो मैं उस नजर से अब पाता हूं कि बिहार अब ऐसी जगह पर अब आ गया है. हमें समय लगा, एंड आई ऑलवेज एक्सेप्ट, और हमको ये बात स्वीकार करना चाहिए कि उद्योग के क्षेत्र में वी आर अ लेट स्टार्टर, एंड बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. वो रीजंस को मैं एक एक बताना भी नहीं चाहूंगा, आप सब जानते हैं. लेकिन बिहार ने तो वो दौर भी देखा जब हमारी विकास दर भी नेगेटिव हुआ करती थी. तो जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं या जिनको समझ है, मुझसे बेहतर आप समझ सकते होंगे कि नेगेटिव ग्रोथ रेट भी, क्या किसी राज्य का विकास दर भी नेगेटिव हो सकता है, हमने वो भी देखा है. लेकिन 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कड़ी मेहनत और उनके नेतृत्व ने, और आज भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार के सहयोग से बिहार ने बहुत कुछ प्राप्त किया. आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी राज्य से अगर आप तुलना करें, हम उन राज्यों के बराबर में हैं. हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, हमारे बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवेज अब आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स की संख्या हमारी बढ़ रही है. पहले सिर्फ गया हुआ, दरभंगा अब हो रहा है, अब पूर्णिया हो जाएगा आने वाले समय में. जो बजट अनाउंसमेंट्स बिहार सरकार ने किया, और केंद्र सरकार के भी बजट में नए एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल उन्होंने उसका लोकार्पण किया, बिहटा में नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया. कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई, मैं तो जब 2005 में पहली बार विधायक बन के आया और 2000 में पहली बार जब चुनाव लड़ा, गांव के लोगों को मालूम भी नहीं था कि बिजली अब क्या होती है, वो भूल चुके थे. और शायद लोगों के मन में ये एक स्वीकारता हो गई थी कि मेरी नियति यही है, अब शायद मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. लेकिन आज मैं बार बार जब उद्योग में जा रहा हूं, मिल रहा हूं, कल भी मैं शिवहर जैसे जिले में था, वहां मैं उद्यमियों के साथ एक संवाद कर रहा था. मैंने हर एक जगह पूछा कि बिजली का कोई विषय है क्या, पावर सप्लाई कोई इशू है क्या, क्या पावर बैकअप्स पे आपकी ज्यादा निर्भरता है क्या.
सबों ने कहा कि नहीं, हमको जितनी बिजली चाहिए उतनी हमको मिल रही है। इन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वी यूज अ हैशटैग एज बिहार है तैयार, और सही मायने में मुझको लगता है कि बिहार सही मायने में अब तैयार है एक लीड लेने के लिए, एक नेतृत्व करने के लिए। और जो हमारी क्षमता है, कितने लोगों को आपको मालूम है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बिहार के बारे में अवधारणा बनती जा रही थी कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं तो हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, हम बहुत काम नहीं कर पाएंगे। बट अब पटना के बिहटा में वी हैव अ फंक्शनल ड्राई पोर्ट, आईसीडी अब हमारा वहाँ फंक्शनल है, इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम्स के ऑफिसर्स वहाँ बैठ रहे हैं, और बिहार से दुनिया में आप कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट को आप भेज सकते हैं। मैं साक्षी बना हूं एक ऐसी घटना का जो शायद उन कंपनियों के लिए वो छोटी सी घटना है, लेकिन वी एज अ बिहारी वेयर एवर वी आर, जो बिहारी डायस्पोरा है, क्योंकि हम लोग एक परसेप्शन के शिकार रहे हैं, वी हैव बीन ऑलवेज बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बहुत लोगों ने अवधारणा बिहार गए बिना बना रखी है कि बिहार ऐसा है वैसा है। मैं कुछ दिन पहले मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री गया, और आप शायद जिन्होंने अगर देखा हो न्यूज, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज बिहार के मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री का बना हुआ रेल इंजन वेस्टर्न अफ्रीका का कंट्री गिनी अगले 3 वर्षों में 3000 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मढ़ौरा फैक्ट्री को मिला है, और बिहार से निर्मित रेल इंजन अब अफ्रीका जा रही है। शायद दूसरे राज्यों की में अगर आप तुलना करें तो 3000 वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर शायद छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे यहां है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, हम उस दिशा में जा रहे हैं। और आज बिहार से मुझको बहुत बड़ी बात लगी कि अब बिहार का एक ग्लोबल मैप पे एक्सपोर्ट में हमारा एक फुटप्रिंट अब जा रहा है कि हम मैन्युफैक्चर अच्छा कर सकते हैं। हम समाप्ति करेंगे, एक जानकारी और दें आपको। भारत सरकार एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी भी बना रही है, और आने वाले समय में हमें जो भारत सरकार चाहती है कि जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, हम उसमें हम बढ़ोतरी करें। और हम जब चाइना से हम compete करते हैं, चाइना के से हमें आगे निकलना है, चाइना की बराबरी हमें करनी है, तो कहीं ना कहीं में मैन्युफैक्चरिंग में हमको बहुत आगे काम करने की ज़रूरत है, और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, तो बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारा ज्योग्राफिकल एडवांटेज, हमारा जो एक आप कहें कि एक जिन राज्यों के साथ हम अपनी सीमाएं शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं, तो बिहार का अब एक अपना स्ट्रेंथ है जो हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जब व्हेन वी मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, द फर्स्ट स्लाइड विच वी शो टू देम इज द एडवांटेज बिहार, कि बिहार क्यों, वाई बिहार से अब हम वाई नॉट बिहार पर आ रहे हैं। कि अगर आप प्रश्न करते हैं कि बिहार क्यों, तो हम प्रश्न करते हैं बिहार क्यों नहीं, आपको बिहार आने से क्या रोकता है, आपको बिहार आना है। तो इसी मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी चीज हम लोग को दी है, वो है गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC। 1700 एकड़ में हम आने वाले समय में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इस सिर्फ टाउनशिप या जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बनता है, तो लगभग एक जो गणना है, कैलकुलेशन है कि लगभग 1,10,000 के आसपास लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा, एंड इट हैज द कैपेसिटी कि लगभग 30,000 करोड़ या उससे अधिक के इन्वेस्टमेंट को हम वहां पर ला सकते हैं। कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर पर वो लोकेटेड है, और भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में जो केंद्र की मंत्रिपरिषद ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ इंडस्ट्रियल नोड्स डिफरेंट स्टेट्स को मिले हैं, उसमें बिहार को गया जी में मिला है, और मैं उसमें बहुत बड़ी संभावना देख रहा हूं कि वो आने वाले समय में जब हम बड़े इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो वहां आएगा ही, बड़ा होगा। हम अपने लैंड बैंक का भी एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि निवेश आए, पॉलिसीज हम बना रहे हैं, नई औद्योगिक नीति पर हम काम कर रहे हैं, सेक्टरल पॉलिसीज बना रहे हैं, बायोफ्यूल्स पर हमने बनाया है, फूड प्रोसेसिंग पे हम बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स पे हम बना रहे हैं, प्लास्टिक्स पे हम बना रहे हैं। तो बिहार की जहां पर कोर स्ट्रेंथ है, उस कोर स्ट्रेंथ को टैप करने के लिए जो पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए वो हम बना रहे हैं।
साथ ही साथ व्हेन वी टॉक अबाउट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, एट द सेम टाइम हम एमएसएमई को भी इक्वली उसी नजर से हम देख रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बिहार में आप शायद समझते नहीं होंगे या देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक बात से आप सहमत होंगे कि बिहार में हम लोग की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ हमारा इंक्लिनेशन होता है। तो हमारे यहां वो उद्यमिता, वो इंटरप्राइज वाली चीज बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज 9 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं उद्यमी पोर्टल पे बिहार में। और इन प्रोग्राम लाइक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या बिहार लघु उद्यमी योजना, पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप, इन सबों की 3-4 वर्षों की तो लगभग 2 लाख से अधिक माइक्रो एंटरप्राइजेस रूरल एरियाज में इमर्ज कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं मौन क्रांति ला रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। साइलेंटली वो देख रहे हैं। मैं बहुतों से इंटरैक्ट कर रहा हूं, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लेट स्टार्टर हैं दूसरे राज्यों की तुलना में। 1 साल में यू विल नॉट बिलीव दी स्टार्टअप्स, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इन बिहार, जितना हमारी स्टार्टअप पॉलिसी 2017-22 से होते हुए हम जब 2024 में आए, जितने नंबर्स पर हम गए थे, वी हैव अचीव्ड डबल, मतलब उससे डबल हमने कर लिया है। लगभग 1 साल पहले 600, 550, 600 स्टार्टअप्स थे। आज लगभग 1600 के आसपास रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं जो बिहार स्टार्टअप नीति के तहत दे आर बीइंग प्रोवाइडेड हेल्प एंड सपोर्ट। तो ये सब सारी ऐसी चीजें हैं जो बिहार में पहले नहीं थी, कोई सोच नहीं सकता था। तो दीज आर कपल ऑफ इश्यूज। बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, मेडिकल कॉलेजेस, आईटीआईज, जितना अब हम एजुकेशन पे भी हम स्पेंड करते जा रहे हैं, तो वी आर इंडस्ट्री रेडी नाउ। हमारा पूरा इकोसिस्टम, एक आबो हवा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब कुछ में बिहार है तैयार। और हम इस पोजीशन में हैं एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मैं पूरी जवाबदेही के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय निश्चित रूप से बिहार का है। बिहार वो दिन दूर नहीं है कि पूरे पूर्वी भारत में सबसे फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है लोगों के लिए। हमारी क्षमताएं अपार हैं, संभावनाएं अपार हैं। सिर्फ आवश्यकता 2 चीजों की है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी विवेचना छोड़ के हम एक बेहतर बिहार, विकसित भारत, विकसित बिहार की बात करें। हम एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, एक अच्छा भविष्य हम बनवा सकते हैं। पहले की बात करके अब हम उस पर बहुत परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और संकल्पित हों और सच्ची बातें करें, सकारात्मक बातें करें, जो अच्छी बातें हो रही हैं उसको शेयर करें। बिहारी डायस्पोरा को भी मैं ये कहता हूं कि प्लीज शेयर दी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट बिहार। हम बिहार के बारे में जो अच्छी चीजें हो रही हैं, बिहार के अच्छी चीजों को हम दुनिया को दिखाएं कि ये अच्छी चीजें बिहार में अब हो रही हैं। यही संक्षेप में मुझे आपको कुछ कहना था। बहुत अच्छा लगा आप सबके इतने बड़े बड़े लोगों के सामने जो अपने अपने कार्यों में वो दक्ष हैं, विशेषज्ञ हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन लगभग 25 वर्ष मुझे हो गए हैं सार्वजनिक जीवन में। और जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है, जिस कमिटमेंट और पैशन के साथ मैं काम कर रहा हूं, जो मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करके मुझको दिया है, जो भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबों के साथ है कि विकसित भारत को प्राप्त करना है, उसके लिए विकसित बिहार आवश्यक है। और पूर्वोदय में बिहार इज रेडी टू टेक अ लीड। आइए आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रगति को देश की प्रगति के साथ जोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच आदरणीय नीतीश जी। आपने बहुत ही अच्छा, आपका जो उद्बोधन था उसको सुन के मुझे लगता है कि हम सब लाभान्वित हुए हैं। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा लोगों को, शायद कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फैक्ट दैट हिज contribution, his family, especially his father and his uncle, towards the development of Bihar has been immense.
एंड इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो मैं चाहता हूँ कि एक बार इनके परिवार, इनके जो फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार, विकसित बिहार को बनाने में, उसके लिए हम सबको इनका आभारी होना चाहिए. बिफोर आई कॉल सुब्रमण्यम साहब, आई मस्ट टेल यू दैट अभी मुझे कहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का वो बहुत ही पुराना वाक्य याद आता है जो उन्होंने बिहार के लिए कहा था. उन्होंने कहा था कि बिहार इज़ अ क्रेडल ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी वेयर बुद्धा मेडिटेटेड एंड महावीर preached. This is also a land where Gandhi practiced, this is also a land where JP practiced, and this is also a land that has witnessed so many experiments in the field of politics, economy, society, culture and everything. So to continue that legacy, I would request Sri V.V. Subramaniam Sahab to come here and address us with his thought-provoking lecture. Thank you so much. परमादरणीय सहस्रबुद्धे जी, आदरणीय निशीश मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, बहुत खुशी है मुझे कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और आपके मध्य बोलने के लिए मौका दिया गया है. दो दिग्गज वक्ताओं के बीच में मुझे बोलने को कहा गया है. बड़े नेता हैं, मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ, तो बोलने में इतना माहिर नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे कहना है संक्षिप्त में और जो समय दिया गया है 15-20 मिनट, इसमें कहने का कोशिश करूँगा. पहली बात यह है, मैं संदर्भ देना चाहता हूँ. ये सेशन का थीम है विकसित बिहार, बिहार राइजिंग. ये सेशन पूरा वर्कशॉप का थीम है. विकसित बिहार का संदर्भ विकसित भारत के बीच आता है. और ये विकसित भारत का जो कॉल है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्ष पहले लाल किले से दी थी कि हम भारत को विकसित भारत क्यों न बनाएं. और विकसित भारत के लिए उन्होंने एक टाइमलाइन भी दिया है. उन्होंने कहा कि 2047 तक, आज़ादी के 100 वर्ष जब तक पूरा होंगे, तब तक भारत एक डेवलपिंग कंट्री से उठ के एक विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री के स्थिति पे पहुंच जाए. हम ऑलरेडी एक मिडिल इनकम कंट्री पहुंच चुके हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्री. ये उनका कॉल था. कई बार लगता है क्या ये सपना है? सपना नहीं है, ये संभव है और इसे सार्थक बनाने में हम लोगों की बड़ी भूमिका है. अगर हम देखेंगे, ये देश जब आज़ाद हुआ था तो लोगों को लगा कि ये देश 10-15 साल से ज़्यादा टिकेगा नहीं. घोर गरीबी, अगर आप देखेंगे कि साक्षरता का क्या प्रतिशत था, सिंगल डिजिट्स, 10 से कम था. अगर आप देखें कि पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही कम. कई बार ये कहते थे कि 1950-60s में जब अकाल आया तो इट वाज कॉल्ड शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस. अगली शिप आई, बंबई बंदरगाह में रुकी, तब तक लोगों को मालूम नहीं था कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा. हम लोगों को अमेरिकी लोग PL 480 में गेहूं भेजते थे. आज ये हालत है कि दुनिया में 50% जो धान है, चावल, इसका पूरा सप्लाई दुनिया में भारत से होता है. गेहूं में भी हम लोग सरप्लस है. ये परिवर्तन आया है. और मैं एक आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, आप किसी भी आंकड़े को अगर देखें, हम लोगों ने 75 साल और खास करके पिछले 10-11 सालों में जिस गति से काम हुआ है, ये मुमकिन था ही नहीं कि ये ऐसा हो सकता है. लोग साल में 10,000, 1 लाख शौचालय बनाते थे. हम चल पड़े कि 1 साल के अंदर पूरे देश में करोड़ों शौचालय बना देंगे और देश को स्वच्छ बना देंगे. तो जो कार्यक्रमों में जो गति आई, कार्यक्रमों में जो गुणात्मक सुधार आया और कार्यक्रमों की जो एक लक्ष्य के साथ काम करने का ये रहा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ये कल्पना रही और उन्होंने पूरी सिस्टम को बदलने में बहुत कामयाब रहे. इससे क्या हुआ? ये हुआ कि जब मैं एक IAS अधिकारी हूँ और अगर हम देखेंगे हमारी पूरी जिंदगी एक ही चीज़ पे बीतती थी कि कहीं भूखे हैं लोग, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं त्रस्त है, तो राहत में लगे हुए हैं. सारी जिंदगी इसी में थे, रोटी कपड़ा मकान दाल, इसी चक्कर में. अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में सभी के घरों में बिजली पहुंच गया है, सड़क पहुंच गई, मोबाइल फोन हाथ में है, अभी तो हर घर नल भी पहुंच रहा है. इस प्रकार के अब जो बेसिक सर्विसेज हैं, ये सारे पहुंचाने में देश एकदम सफल हो गया. लगभग 100% इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के बीच तक हो जाएगा. एक बार ये अगर हो गया, फिर क्या? हम सब लोग बिना काम के तो नहीं बैठे रहेंगे, ना प्रशासक ना शासक, सभी को और कुछ करना है. इसका मतलब जब हम ये स्थिति पे आ जाएंगे कि हम पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए जो बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए एक आम व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए, बिताने के लिए, जब हम पहुंचा दें, उसके बाद क्या? उसके बाद होगी कि उसकी इनकम बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, उसका 1 कमरे का मकान है तो 5 कमरे का मकान हो, जिंदगी में और आगे बढ़े और उसकी आमदनी बढ़े. ये लक्ष्य है. और अगर ये देखा जाए, यही
हमारी सफलता रही है पिछले 10-11 सालों की, और यही इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम विकसित बने। और यही माननीय प्रधानमंत्री ने पकड़ के कॉल दिया। और उन्होंने एक और बात कही, 1920 और 30 के दशक के बीच में जो भारत को स्वतंत्र बनाएंगे करके जो चला, वो पूरा होने में 20-25 साल बाद पूरा हुआ, 47 में आजादी मिले। उसी तरह आज हम अगर बीज डालेंगे विकसित भारत बनने का, 47 तक हम विकसित भारत बन पाएंगे। इतना वक्त लगता है, रातों रात नहीं होगा ये, और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और हमने ये दिखा दिया है कि हम ये कर सकते हैं, ये बड़ी सफलता हमारी रही। और अगर देखेंगे पिछले वर्ष मैंने आंकड़े देख के मैंने कहीं वार्ता में कहा था कि हमारे यहाँ घोर गरीबी जो है 5% से कम है। कुछ लोगों ने उसकी सराहना की, कई लोगों ने उसकी टिप्पणियां भी की, प्रतिकूल भी की। अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया कि भारत में घोर गरीबी 5.3%, 5.3% है। और ये भी एक उन्होंने पॉवर्टी लाइन को बढ़ाने के बाद, मैंने घोर गरीबी में पूरे देश में 5% लोग ही हैं। और पिछले 10 सालों में 270 करोड़ लोगों को, 227 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर उठा दिया, 270 मिलियन लोगों को। तो ये भी इसी की वजह से है जो हमने ये सारा किया। तो इसके बाद अगर हम विश्व को भी देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स हमारे पक्ष में है। अगले 25 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान जो काम कर सकते हैं, पुरुष या महिला, वो भारतवर्ष में ही उपलब्ध होंगे। तो ये एक बेस बनता है। और अगर देखें टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये चैट जीपीटी वगैरह आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में ईवीज ये सब लगाना पड़ रहा है, सोलर लगाना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को फायदा उठा के आगे एक छलांग मारने के लिए भारत को मौका है, और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के हमने एक लक्ष्य रखा, 2047 तक देश की जो पर कैपिटा इनकम है आज थोड़ा सा $3,000 पर सालाना से कम है, उसको $18,000 तक ले जाने के लिए मैंने प्रति व्यक्ति कर देगा करीब सालाना 15 लाख रुपए की आमदनी हो। मैंने 1 लाख महीने से ज़्यादा का, और आज 2 लाख सालाना है, उसको 1 लाख महीने से ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और देश की जो जीडीपी होगी $30 ट्रिलियन तक जाने का हमने लक्ष्य रखा है। और केवल लक्ष्य ही नहीं रखा, उसके लिए रणनीति बनाई, उसके लिए रणनीति के आधार पर हमने कार्य योजना भी बनाई है, और हर विभाग भारत सरकार में और राज्यों के माध्यम से इस पर काम कर रहा है। यह हुई पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि में बिहार की अहम भूमिका है। भारत विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित ना हो। यह देश का एक छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा अंग है। और मैं IAS अधिकारी नहीं हूं, मैंने 5 वर्ष मसूरी एकेडमी में पढ़ाया हूं, जहां IAS अधिकारी अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। मेरे बैच में सबसे ज्यादा किसी राज्य के अगर लोग थे तो बिहार के थे। मैं जब वहाँ पढ़ाने गया 15 साल बाद, सबसे ज़्यादा लोग IAS में कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। तो यहाँ पर लोगों में क्षमता की कमी नहीं है, दिमाग या कैपेसिटी या आगे ज़िंदगी में पहुँचने का वो जो रहता है एक उत्साह, उसमें कमी नहीं है। इसके मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक सार्थक सानुकूल परिस्थिति अगर हम दें तो बिहार भी उसी तरह आगे बढ़ सकता है जैसा बाकी देश आगे बढ़ रहा है। और अगर हम देखें, और जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, हमें बिहार में परिवर्तन दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। और कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कहीं ना कहीं आपको सामने ये नजर नहीं आ रहा हो। मैं करीब 1.5 महीना पहले यहाँ आया था किसी यहाँ स्किलिंग सेंटर देखने के लिए, और नदी किनारे गया था। क्या ब्रिजेस हो, रेलवे स्टेशन हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें चारों तरफ बढ़ रहा है। मैंने हर कोने कोने पे कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि ये राज्य बदल रहा है। लेकिन केवल उसमें नहीं, अगर देश में 27 करोड़ लोग गरीबी से उठे ऊपर, सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर उठे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये विश्व बैंक के और सभी UN के भी आंकड़े हैं कि जिस गति से घोर गरीबी को मिटाया गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये एक पहली बात है। दूसरी चीज, कई लोगों को दिमाग में नहीं आता है, और यहां पर माननीय मंत्री जी ने कहा परसेप्शन की बात है, वहां भी यही है कि बिहार में जो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक परिस्थिति में जो वृद्धि हुई है, बिहार का ग्रोथ रेट गत 10 वर्ष में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक रहा है। ये कई लोगों को बूझता नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो माने ये जो परिवर्तन आपको बिहार में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो,
या आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कितनी संख्या में वृद्धि हुई है, स्किलिंग में हो, महिलाओं के जो सशक्तिकरण में हो, केवल पढ़ाई में नहीं। ये जो बिहार का आजीविका कार्यक्रम है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, हम भी चारों तरफ कहीं भी जाते हैं तो उसी के बारे में सुनते हैं। माने उसका जो असर शायद देश के लिए एक मॉडल बन गया है ये जीविका कार्यक्रम जो है, या बेसिक चीज लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, उसमें जो सुधार हुआ हो, या और सबसे महत्वपूर्ण शासन में जो सुधार होके यहाँ एक सुशासन स्थापित हुआ। ये चीजें अगर देखते हैं तो हमको दिखता है कि बिहार में न केवल परिवर्तन हुआ है, लेकिन बिहार आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और केवल तैयार नहीं है, आगे और बढ़ रहा है। इसमें भारत सरकार की भी बहुत भूमिका रही है। पिछले बजट में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई थी। पूर्वोदय योजना तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई है। अगले महीने, इस महीने के अंत तक, जून में आ गए हम लोग पूर्वोदय योजना को पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे। और ये पूर्वोदय योजना 5 राज्यों में है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये पूर्वोदय। और उसमें अगर आप जब देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी कल्पना की गई है। ये कल्पना एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए, ज्यादातर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर देखेंगे तो बिहार के साथ समुद्री तट नहीं है, उसके साथ कैसे लिंक किया जाए, रोड, रेल, हवाई अड्डे, ये पानी के माध्यम से भी, नदी के माध्यम से, उसके बाद यहाँ का विद्युतीकरण कैसे हो, एनर्जी कैसे हो, इन सब का उस पूर्वोदय प्लान में है। उसमें आपके सामने एक रूपरेखा, एक टेम्पलेट दिखेगा कि पूर्वोदय का उदय कैसे होगा, और इस पूर्वोदय के उदय में बिहार का उदय कैसे होगा उसमें आपको सामने दिखेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कुछ हवाई अड्डों की बात अभी मंत्री जी मिश्रा जी ने कहा था, वो सारी योजना में है। मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे सामने सारे आंकड़े हैं यहाँ मोबाइल फ़ोन में, राजगीर, यहाँ मैंने कम से कम 20-25 एयरपोर्ट्स हैं। तो इस प्रकार की पूर्वोदय की जो योजना है, इस महीने के अंत तक हम लोग उसका मैंने दिल्ली में किसी अच्छी कार्यक्रम में उसका हम रिलीज करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार की मदद से और कुछ हो रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क गया जी में जो हो रहा है, ये मंत्री जी ने बताया। मैं बता रहा हूँ 1700 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क कोई छोटा पार्क नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। आप चले जाए, साउथ में श्री सिटी है, देख कर आएंगे, उसी के साइज में बनेगा। और श्री सिटी में आपको, आप ये जो मुंह साफ करते हैं, ये टिश्यू से लेके कैलॉग तक और एयर कंडीशनर और गाड़ियों तक सब श्री सिटी में बनते हैं। मैंने उतनी रेंज यहाँ बन सकती है। केवल 30,000 करोड़ मंत्री जी ने कहा, मैं मानता हूं कि 1 या 2 लाख नौकरियां भी वहां लोगों को रोजगार मिलेंगे। ये भविष्य है। इसके अलावा रेल की बहुत व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन तो दिल्ली मुंबई में बन रहा है, अन्य बुलेट ट्रेन के भी प्लान्स बन रहे हैं, उसमें भी बिहार शामिल होगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई का बन रहा है और यूपी ने गाजीपुर तक बना लिया है। एक एक्सप्रेसवे प्लान बना है पूरे भारत का, और उसमें बिहार से कम 2 या 3 एक्सप्रेसवे जाएंगे बीच में से। मैंने ये भारत सरकार भी राज्य के पीछे लगा हुआ है इसको विकसित करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल भारत सरकार राज्य को खींच रहा है, राज्य भी अपने आप बहुत कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पिछले 6-7 महीनों में एक विकसित बिहार के लिए एक विजन की तैयारी में पूरा राज्य लगा हुआ था। सारे अधिकारी लगे हुए थे। इसमें नीति आयोग का थोड़ा सहयोग था, लेकिन मैं ये कहूँगा हमारा काम 10%, 90% काम पटना में और बिहार में ही हुआ है। ये उन्होंने उसका एक टाइटल दिया है, मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी औपचारिक रिलीज एक दिन होगी, अगले 4-5 सप्ताह में। वो भी तैयार है विजन, उसको गौरवशाली बिहार 2047 कहा गया है। और जो उसमें अच्छी बात ये रही, जो मैंने आंकड़े देखे, 48 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं। तो ये कोई टॉप डाउन वाली विजन नहीं है, हर व्यक्ति से पूछा गया। और एक चीज जो उभर के आई, एक चीज जो मुझे हंसी आ रही थी, मंत्री जी ने कहा था कि एक बिहार में एक बहुत बड़ा ये रहता है कि सरकारी नौकरी कैसे मिले। हमने देखा उसमें 40% लोग कई चीजों में एक चीज वो मांगते हैं कि हमें सरकारी नौकरी हर परिवार में एक व्यक्ति का हो। तो वो है एक धारणा, बट कुछ समय के साथ वो बदलेगा। क्योंकि जब आपको और कोई उद्योग के रास्ते नहीं मिलते तो आप वही सोचते हो, लेकिन आपको जब बाकी रास्ते, बंबई में जाएंगे तो कोई भारत सरकार का सोचता नहीं है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि बाकी और चीजें आ जाती हैं। विकसित बिहार का मैं जैसे एक झलक बताऊंगा जो विजन बना है। पहली चीज,
यहाँ की जीडीपी जो आज है इसे 2047 तक $2 ट्रिलियन ले जाने का है विजन उसमें। और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, आज की तारीख पे देश की पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय जो है 1/3 है, लगभग देश के बराबर तक ले जाने का। माने बिहार उतना ही विकसित होगा जितना बाकी भारत का एक सामान्य भारतीय का औसत है, वहां तक खींच के ले जाने की योजना है। इसके लिए राज्य को 10 से 11% सालाना दर से ग्रो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, इसीलिए बगल में जब मंत्री बैठे थे, आपका विभाग इस राज्य का भविष्य है। 20% बिहार की जीडीपी आज उद्योग से आता है, उसे 30% तक उठाना है, उससे यह फर्क आ जाएगा। अभी बिहार की ग्रोथ अच्छी है, बहुत अच्छी है, उतनी सी अगर हम इंडस्ट्री में ग्रोथ दे देंगे तो वो निकल जाएगा। और एक सामान्य बिहारी का जो जीवन होगा सामान्य भारतीय के बराबर होगा, जिसकी आज हम डेवलप्ड कंट्री के बराबर ले जाने की प्लान कर रहे हैं। तो सब उस तरफ ले जाने की। बिहार की ताकतें क्या है, मैं 3 मिनट और लूंगा। बिहार की बहुत ताकतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और दुनिया में यही इंपॉर्टेंट ताकत है, वो उनकी प्रजा है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल। आपको देश में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बिहारी, मैं तिरुपुर में, कोयम्बतूर के बगल में देश से करीब 50-60 हजार करोड़ की वहां पर कपड़ों की निर्यात होता है। 6 लाख लोग काम करते हैं, 3 लाख लोग वहां के, 3 लाख लोग बिहार के काम करते हैं। जब कोविड हुआ था यहाँ से हवाई जहाज में लोगों को ले गए क्योंकि जरूरी है। तो मेरा मतलब है ये इनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना होगा, इनके शिक्षा पे, इनके स्किलिंग पे और इनके स्वास्थ्य पे। अपने आप फिर ये राज्य को ऊपर उठा देंगे। दूसरा, यहाँ की जो जमीन है जबरदस्त है, उपजाऊ है, गंगा और अन्य बड़ी बड़ी नदियां यहाँ से है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत संभव है। कई बार लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन पिछड़े का एक फायदा यह है कि हम आगे दौड़ने में भी हमारा कोई रास्ता है। अमेरिका है तो और कितना आगे जाएगा, ऑलरेडी नंबर 1 पे है तो, लेकिन जो पीछे है नंबर 10, वो तो नंबर 1 के लिए एक रास्ता दिखता है, कैसा करें। तीसरा, मैंने लोगों में जो डायनामिज्म है, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लोगों को लगता है मिडिल ईस्ट में जाएंगे, दुबई, सऊदी अरेबिया में तो आपको केरल के लोग ज्यादा मिलेंगे, नहीं, यूपी बिहार के सबसे ज्यादा जाते हैं वहां पर। हमको नहीं पता होता है, लेकिन आप देखेंगे एक्चुअल आंकड़े कितने वीसा इश्यू हो रहे हैं, तो ये राज्य दूसरे नंबर पे है देश में यूपी के बाद। तो इतनी संख्या में लोग बाहर जाने, मैंने लोगों में वो है। अगर हम इसको चैनलाइज करेंगे तो लोग यहां भी रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, दोनों। और एक चीज, एक अच्छा शासन स्थापित हुआ है। यहाँ आने से पहले बाहर सहस्त्र बुद्धे जी के साथ, दूसरों के साथ, यहाँ की जो गवर्नेंस है ये वाकई काबिल तारीफ है। ये एकदम जबरदस्त, सिंपल है, शोर शराबा नहीं मैं देखता हूँ, लेकिन अपना काम, मैं अपने ही बिरादरी की बात कर रहा हूँ, ये एक अच्छी चीज होती है। मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ, काम पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कश्मीर में किया हूँ। इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्यूरोक्रेट के अपना काम करके घर जाके सो जाए बस, और मुझे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में वो दिखती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी चीज, जो बेसिक सर्विसेज की चीजें हैं बिहार में, सड़क, बिजली, पानी, ये लगभग सॉल्व कर दिया है। इसका मतलब आप टेक ऑफ स्टेज पे हैं, ग्रोथ होता है ना, यूं उठता है, तो आप वो टर्न पे हैं। स्ट्रैटेजी में एक मंत्री जी ने कहा था लेट स्टार्टर। कई बार लगता है कि लेट स्टार्ट है तो हम पीछे हैं। लेट स्टार्ट मन में लगता होगा, लेकिन अपने आप में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। 1950-55 में कोरिया दुनिया के पिछड़ा हुआ देश नहीं, लड़ाई से ग्रस्त और ध्वस्त देश था। हमारे यहाँ से लोग जाके वहां रोड बनाते थे, रेलवे इंजन और कोचेस ले गए थे, आज वहां से हम ला रहे हैं सब चीजें। ये मोबाइल फोन सैमसंग का है, वहीं से आता है। माने ये परिवर्तन 20 साल में बिल्कुल हो सकता है। बैकवर्ड स्टेट लीडिंग स्टेट में 1980 में तमिलनाडु यूपी से पीछे था, आज इंडिया में इंडस्ट्रियली नंबर 1 स्टेट हो गया है। तो मेरा मतलब है एक जनरेशन में 20 साल में ये परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये दूसरी चीज माननीय मंत्री जी भी कहा था, मैं सुन रहा था ध्यान से, परसेप्शन, मन में जो धारणा है ये सच्चाई है। क्योंकि लोगों को बाहर एक मन में एक धारणा है कि अरे बिहार में है तो ऐसा होगा, ये धारणा बदलना सबसे कठिन काम होता है। उसके लिए एक ही चीज है, लोगों को यहाँ आके बिठाना, 10 दिन बिठाना। जब टूरिज्म बढ़ाना होता है, सबसे ज्यादा हम ट्रैवल एजेंट्स को लाते हैं। कश्मीर में ट्रैवल एजेंट्स को लाते थे, देखो भाई सब ठीक ठाक है, बोले चलो हम 10 लोगों को और लाते हैं, ये होता है। सो धारणा बदलने में मेहनत लगता है, लेकिन वो संभव है। तो 4-5 इसकी रणनीति क्या होगी। नंबर 1 एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर लो वैल्यू है बिहार में,
लो वैल्यू से हाई वैल्यू में जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल अनस्किल्ड ज़्यादा है बिहार में, इनको स्किल्ड की तरफ ले जाना। बेशक मजदूरी की बजाय कुछ हाथ के कारीगरी सिखाएं तो आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत संभावनाएं हैं, एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएसएमई जो मंत्री जी का है, और लेबर इंटेंसिव, माने जहां पर ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता हो, खास करके दो, कपड़े और दूसरा चमड़ा, माने लेदर या फुटवेयर, इस प्रकार की चीजें। आप एक एक तमिलनाडु में फैक्ट्री देखेंगे, 30-40 हजार लोग आपको दिखेंगे। इसके लिए लोगों पे इन्वेस्ट करना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किलिंग, ये जरूरी है। और ऑलरेडी अच्छा लेवल ऑफ सर्विस है, लेकिन अगले लेवल तक खींचना होगा, खास करके स्किलिंग। मुझे स्किलिंग पे ज्यादा ध्यान, क्योंकि शिक्षा प्राइमरी स्कूल में तो सभी बच्चे जा रहे हैं, हर व्यक्ति को डिग्री देना जरूरी नहीं है। स्किल देखे, वो अपना नौकरी लायक लग जाए, वो अपने आप फिर देख लेगा अपने आप को। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर साथ मिलके काम करे, भारत सरकार, राज्य, एक ही धारणा के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ और एक तालमेल के साथ, तो बिहार को विकसित करना कोई मुश्किल नहीं है। जो राज्य अपने विजन में गौरवशाली बिहार की कल्पना रखी है, ये हम इसको पूरा कर सकेंगे। आप सबको मेरी बधाई, और हमारे इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि ये संभव होगा। धन्यवाद।